हर चीज में आगे बढ़ने की जल्दी क्या है। अमित शाह साहब आते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, टॉप गियर पे लगाते हैं, सीधा राजनांदगांव पहुंच जाते हैं। क्या कहेंगे? अगर मैडम सरोज पांडे कहीं नहीं दिखी। आप तो काफी करीबी हैं उनके। कि दिल्ली की परेड में अधिकतर वो चेहरे नहीं दिख रहे थे जिनकी टिकटें कट रही है। अमित शाह साहब आते हैं, बगल में बमलेश्वरी की मंदिर है माता जी का, वहां पे दर्शन करने नहीं जाते। अगर किसी ने टीका लगाया है तभी उसकी भावनाएं दिखेंगी, और जो टीका नहीं लगाया उसकी बीजेपी तो हमेशा ऐसे ही गिरती कांग्रेस। मैं वही बोल रहा हूँ। इंटेंशन क्या है? नहीं, इंटेंशन क्या है होता है। आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो किसान व्यक्ति है, गरीब है, उसको राजनीति का आर नहीं पता। विधायक अगर वहां से गिरीश देवांगन साहब बन जाते हैं, कनेक्शन नाथ गांव का सीधा सीएम हाउस तो लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी वाला कमान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दिया? एक एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार के विधायक हैं रोनोरा साहब। सर मेरा नाम नवीन दिलीवार है, 10 समाचार निरंतर आप देख रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। देखिए, चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है छत्तीसगढ़ में। लिस्ट भी जारी हो चुका है बीजेपी का, और अब तो कांग्रेस का भी लिस्ट जारी हो चुका है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो चुके हैं, नामांकन भी कल से शुरू हो चुका है। अब इस पर तमाम मुद्दों पर राजनीतिक बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत स्वागत है 10 समाचार में आपका। पहले तो नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्र की। अमित शाह साहब आते हैं, इग्निशन ऑन करते हैं, टॉप गियर पे लगाते हैं, सीधा राजनांदगांव पहुंच जाते हैं नामांकन के लिए। हर चीज में आगे बढ़ने की जल्दी क्या है? लिस्ट आप लोगों ने पहले जारी कर दी, नामांकन भी आप लोगों ने पहले कर दिया, कांग्रेस को भी पहले कुछ करने दीजिए। देखिए, कांग्रेस ही लेट है। अच्छा, तो हम तो समय पे चल रहे हैं जी। अब कांग्रेस क्यों लेट है? तो वो अपनी अंदरूनी कलह के कारण लेट है। अच्छा, उनको क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी अंदरूनी कलह से मतलब है। उनको अपनी सीटें बजानी है, अपनी राजनीति चमकानी है, इस वजह से वो लेट चल रहे हैं। लेकिन भूपेश बघेल साहब का तो कहना है कि अंतरकला तो बीजेपी में है। क्या कहेंगे? अगर अंतरकला होती तो 85 सीटें अभी तक फाइनल कैसे हो जाती जी। और दूसरी बात, अंतरकला की आप जो बोले हैं, अंतरकला तो इनमें है जी। और अंतरकला का नमूना ये है कि 17 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी की 21 सीटें आ जाती हैं। 21 की 21 सीटों पे इनके सिटिंग विधायक है, इसमें उनके मंत्री है, उनके मुख्यमंत्री है, और ये कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो ये उससे बचने के लिए बोलते हैं हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया। यहीं पे ही कांग्रेस आपको घेर रही है कि अगस्त में इतनी जल्दी प्रत्याशियों के नाम जारी करने की क्या जरूरत है? इनको इतनी तैयारी करने की जरूरत है चुनाव जीतने के लिए, ये कहना कांग्रेसियों का। नवीन भाई जी, तेलंगाना का जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ के साथ में ही है, राइट जी। आज से 1.5 महीना पहले तेलंगाना की 112 सीटों में उन्होंने घोषित कर दिए। तो वो क्या था? नहीं, अब छत्तीसगढ़ की बात नहीं, मैं और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, कर्नाटक में उन्होंने 3 महीने पहले जो प्रत्याशी घोषित कर दिए वो क्या था जी। हाँ, तो उसमें आपको ये नहीं दिखता। अच्छा जी। दूसरी लिस्ट तो आप लोगों की 2 लिस्ट आ गई, तकरीबन 4-5 सीट और रह गई हैं। अंबिकापुर को लेकर काफी बातें निकल के आ रही थी कि बीजेपी जा रही है कि पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर दे, फिर हम अपने पत्ते खोलेंगे। टीएस बाबा को फाइनल हो गया अंबिकापुर से। और जो बाकी 30 लिस्ट आए हैं, 30 लोगों के उम्मीदवारों की जो लिस्ट आई है, उसमें तकरीबन 8 विधायकों के नाम कटे हुए हैं जी। दर्जन भर नए चेहरे हैं। क्या कहेंगे? अधिकतर आप देखिए, 8 जो विधायक हैं, अधिकतर विधायक दिल्ली की परेड में नहीं गए थे जी। आप ये देख लीजिए कि दिल्ली की परेड में अधिकतर वो चेहरे नहीं दिख रहे थे जिनकी टिकटें कट रही है। उसमें से एक छन्नी साहू जी है, वो तो खुल के बोलती हैं कि मैं टीएस सिंहदेव जी की समर्थक हूँ। और उसके बाद उनकी गाड़ी में 45,000 रुपए का उनको चालान काट दिया जाता है, जिसमें वो मंगलसूत्र दे के आती हैं अपनी जो सत्ता के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो बोलती हैं। और ये ऐसी लेडी थी जो मनरेगा में वो मजदूरी करती थी और उसके बाद एक जनप्रतिनिधि बनी हुई थी और अच्छा काम कर रही थी, लेकिन उसका सिर्फ एक ही वो था, खामी थी कि वो भूपेश बघेल की समर्थक नहीं थी। अच्छा जी।
और 8 सीटें आपकी कटी हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोगों को आपने नया फेस दिया है, न्यू फेस, और आप बोलते हैं न्यू फेस लाएंगे। न्यू फेस लाए हो तो लगभग 12% लाए हो आप, 30 में से 4 ले लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी ने 50% से प्लस न्यू फेस दिया है। 85 में 43 न्यू फेसेस हैं। तो ये आप पहले तो आपने जनता के आंखों में धूल झोंका, उसके बाद कार्यकर्ताओं के आंखों में धूल झोंका। कह रहे हैं भूपेश बघेल साहब, बीजेपी को जीत की इतनी भूख है, सांसदों को मैदान पे उतार रही है। फिर कल एक उन्होंने ट्वीट किया और इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने अपलोड किया वीडियो कि अमित शाह साहब आते हैं, बगल में बमलेश्वरी की मंदिर है माता जी का, वहां पे दर्शन करने नहीं जाते। और पहली बार जब आए थे तो दर्शन करने गए थे, लेकिन टीका जो लगा था उसको मिनरल बॉटल से वो पूछ रहे थे। तो ये कैसे हिंदू है, जरा बताइए, कैसे हिंदू भाई आप लोग? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी ने टीका लगाया है तभी उसकी भावनाएं दिखेंगी, और जो टीका नहीं लगाया उसकी बीजेपी तो हमेशा ऐसे ही गिरती कांग्रेस। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कब टीका लगाने में उन्होंने बीजेपी ने घेरा है। बीजेपी ने घेरा है जब वो आप बोलते हो कि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि का अस्तित्व तो नहीं है, ये एफिडेविट देते हो आप राम सेतु को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। आप राम मंदिर बनने के विपक्ष में आप खड़े होते हो, वहां पर बनने नहीं देते हो। तो ये टीका लगाने से ज्यादा जरूरी था कि ये सब चीजें आप करते। नहीं, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे तो छवि खराब हो रही है ना। नहीं, कैसे छवि खराब होगी? सभी को इंटेंशन तो पता है ना, इंटेंशन तो सभी को पता है। और इंटेंशन क्या है? नहीं, इंटेंशन क्या है होता है, इंटेंशन सभी को पता है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, क्या पता इंटेंशन क्या है? जीत की इंटेंशन है, हिंदुत्व का इंटेंशन है? नहीं, इंटेंशन देखिए, इंटेंशन ये है कि जो हमारी विचारधारा है उसके हिसाब से ही हम काम करते हैं, उसके हिसाब से ही जो आज अमित शाह जी आए हैं या वो जल्दी अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, टिकटें बांट रहे हैं। राजनीति हमारे लिए माध्यम है अपने मिशन को पूरा करने का, जबकि कांग्रेस का मिशन ही राजनीति में सत्ता में काबिज होना है। ये फर्क है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ से आते हैं, माँ बमलेश्वरी मंदिर कितनी मान्यता है जी, आप भी भक्त है माता रानी की जी। एक भक्त होने के नाते आपको बुरा नहीं लगा कि आपके नेता आए हैं बगल में दर्शन कर लेना था? क्या हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी बार भूपेश बघेल जी डोंगरगढ़ के दौरे में गए? ठीक है, वो कितनी बार नांदगांव के दौरे में गए, कितनी बार तुमड़ी बोर्ड से निकले हैं, कितनी बार जब भी जाते हैं तो क्या हर बार मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जाते हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, किसी के ऊपर आरोप करना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन आप कितनी बार डोंगरगढ़ गए हैं, कितनी बार आप तुमड़ी बोर्ड से निकले हैं और कितनी बार नांदगांव गए हैं, आप कितनी बार मां बमलेश्वरी के दर्शन ऊपर करने गए हैं, मेरे को ये बताइए जी। तो आपने आरोप के ऊपर आरोप नहीं, आरोप की बात नहीं होती है, आरोप की बात नहीं होती है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आपने बोला है तब हम बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मां बमलेश्वरी माता भी वैसे ही है, और माँ जो अपनी महतारी है, छत्तीसगढ़ महतारी है, वो भी वैसे ही है। हर धरती, हर कण कण, छत्तीसगढ़ का कण कण वो माँ बमलेश्वरी का है और महतारी का है हमारी, उसी को पूजा करते हैं हम। अच्छा भाई, आप लोग भूपेश बघेल साहब के गुगली में तो नहीं फंस गए? कहीं की रमन साहब के सामने गिरीश देवांगन अगर गिरीश देवांगन साहब जीत जाते हैं तो राजनांदगांव का सीधा कनेक्शन सीएम हाउस से होगा, क्योंकि कहा जा रहा है, क्यास लगाए जा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का रह रहे, कांग्रेस की वापसी होगी। विधायक अगर वहां से गिरीश देवांगन साहब बन जाते हैं, कनेक्शन नांदगांव का सीधा सीएम हाउस। तो यही होता है नवीन जी, जब इंसान व्यक्ति को तवज्जो देता है, क्षेत्र को नहीं। अच्छा, व्यक्ति को तवज्जो देता है, क्षेत्र की जनता को नहीं। आज आप कितने लोगों ने वहां कार्यकर्ताओं ने आज इस्तीफा दे दिया, 5 साल मेहनत करते रहे और भी आगे से मेहनत कर रहे हैं। वो कितनी उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। पिछली बार भी चुनाव में आपने, पिछले 10 सालों में आपने वहां के जनप्रतिनिधि को अवसर नहीं दिया। पिछली बार भी चुनाव ने आपने करुणा शुक्ला को उतारा, वो भी बाहर की थी। और ये गिरीश देवांगन जी खरोरा के हैं, और उसके बाद वो गिरीश देवांगन जी को ऑब्लाइज्ड करना है
हाँ। क्योंकि उनको राज्यसभा सांसद नहीं दे पाए थे आप। राज्यसभा सांसद का नाम चल रहा था उनमें, और आपने राज्यसभा सांसद उठा के दे दिया राजीव शुक्ला को, रंजीत रंजन को, केटी तुलसी को बाहर दे दिया। अब आप यहाँ के जो लोकल जो कार्यकर्ता है उनके उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। अरे आप जनता को जनता नहीं समझते, कार्यकर्ता को क्या कार्यकर्ता समझेंगे? आपके लिए सब खेल है, जैसे कि कैंडी क्रश होता है वैसे ही आप खेल खेलते रहे हैं। और और गिरीश देवांगन जी को भाटापारा से भी उतार रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ, भाटापारा और घरसीमा से भी उतारने का प्रयास चल रहा था, लास्ट में आपने यहाँ पर उतार दिया। अच्छा, लेकिन चौहान साहब बताइएगा, सभी को यही लग रहा था कि इस बार 2023 विधानसभा में हॉट सीट जो होगी वो पाटन की सीट होगी, पाटन विधानसभा सीट। कहीं दिशा तो नहीं बदल रही? पाटन से राजनांदगांव हॉट सीट तो नहीं बनती जा रही है? देखिए 90 की 90 विधानसभा हॉट सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम उतनी ही संवेदनशीलता से, उतनी गंभीरता से हर 90 की 90 विधानसभा सीट को लड़ेंगे, और हम अपनी बहुमत में सरकार बनेगी हमारी, और उसमें हम छत्तीसगढ़ का विकास करते हैं। 13 सीट से कहां तक पहुंचेंगे, क्या उम्मीद लग रहा है? बिल्कुल बहुमत, स्पष्ट बहुमत में हम। एक आंकड़ा बताइए ना। नहीं, आंकड़े क्या होते हैं, स्पष्ट बहुमत में आएंगी आवाज। अच्छा, सीएम फेस कौन होगा? सीएम फेस क्या होता है? सीएम फेस क्या बोलते हैं, काम होता है हमारा। अच्छा, अभी जैसे एक सर्वे आया था, उस सर्वे में 3% लोगों ने सिर्फ बोला कि हम सीएम के फेस को देख के वो वोट देंगे। इसका मतलब क्या है कि 97% लोगों ने ये बोला है कि काम को देख के वोट दिया जाता है, कि आप किस गंभीरता से ले रहे हैं, या विपक्ष की भूमिका आपने कैसे निभाई है, या सत्तारूढ़ पार्टी ने कैसे काम किया है, वो काम को देख के दिया जाएगा। हाँ, 66% लोगों ने ये जरूर बोला है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा, विधायक का जो चेहरा है वो कैसा होगा, तो उसको देख के हम वोट देंगे। क्योंकि अभी फिलहाल इनके ही अंदरूनी सर्वे में, कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे में 37 विधायक तो उनके वैसे ही हार रहे थे। ठीक है, तो 37, और जो लोग हैं वो अपने सिटिंग एमएलए से नाखुश है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही। ठीक है, ये तो कह रहे हैं आप लोग नाखुश हैं। जरा आप काफी अनुभवी हैं, नए अध्याय की शुरुआत तो नहीं होने जा रही बीजेपी में 2023 के बाद? रमन साहब का कार्यकाल समाप्ति के साथ नए अध्याय की शुरुआत तो नहीं हो जाएगी अगर आप लोग बहुमत में आते हैं? भारतीय जनता पार्टी को आपके अंदर काफी ना इस चीज को जानने की। देखिए, हर चीज, अध्याय नया हो, पुराना हो, या जो भी हो, वो हर चीज डिपेंड करती है वहां की जनता के ऊपर, वहां के क्षेत्र के ऊपर। उसके हिसाब से ही ये सभी चीजें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी हर अपना जो कार्यक्रम है, या अपना जो कार्य है, वो उनके ऊपर डिपेंड होके करे। ठीक है, आपके प्रिय मित्र जो हैं अरुण वोरा साहब, जो लिस्ट है ये कांग्रेस की, उसमें दुर्ग शहर का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, काफी न्यूज़पेपरों में आया है कि जेआरडी स्कूल में वो गए हुए थे अरुण वोरा साहब, उन्होंने बच्चों से अपील कर दी कि मुझे वोट दीजिए, अपने पेरेंट्स को बोले मुझे वोट दे और मैं भवन बनवा दूंगा। अब इसको लेकर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, इन्होंने उनको नोटिस थमाया आचार संहिता के उल्लंघन के लिए। तो इस बात को लेकर कहीं उनकी दावेदारी? इस टाइप की बहुत सारी उलूल जुलूल हरकतें होती हैं जी हमारे प्रिय मित्र की जी, कि इस टाइप की हरकतें होती हैं, लेकिन कुछ बातें हो जाती हैं जो छुप जाती हैं। अच्छा। और कुछ बातें छप जाती हैं। तो ये छपे में है। इस टाइप की हरकतें बहुत ज्यादा कर चुके हैं, क्योंकि इनको अपने काम पे भरोसा नहीं। एक व्यक्ति चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, और एक विधायक चाय वाला बन जाता है। वो अपने घर में कोई भी काम लेके जाता है, उसको चाय पिलाने के सिवा और कोई काम नहीं करते। अच्छा। हाँ, वो विधायक वो भूल गए, और आज की डेट में उनका ये लास्ट कार्यकाल था। आचार संहिता लग चुकी है, अब इनकी विदाई तय है। हमारे गजेंद्र यादव जी यहाँ पर जीत के आएंगे, और अच्छी बहुमत से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जनता जो है वो जान चुकी है इनको, और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आना तय है। 2 सवाल एक साथ पूछूंगा। पहली, आप
दिली तौर पे क्या चाहते हैं? अरुण वोरा साहब पे टिकट फाइनल हो, गजेंद्र यादव के सामने? कोई भी हो, अच्छा कोई भी हो, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, मतलब जीतेगा। दूसरा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चुनावी प्रचार कर रहे गजेंद्र यादव साहब, जिसमें रिपोर्टर हमारे मित्र वो पूछते हैं किसी को कि आप जानते हैं कौन है? कह रहे नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा इनको जी। दूसरा काफी बातें निकल के आ रही थी जब गजेंद्र यादव साहब का नाम फाइनल हुआ था कि आपके बड़े नेता सब जो हैं क्षेत्र के वो सब नाराज है, काफी कार्यकर्ता को नाराजगी है कि यार इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद इतने नए चेहरों को कैसे पार्टी ने आला कमान ने मौका दे दिया, इसको क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रिका चंद्राकर जी महापौर का चुनाव लड़ी थी, ठीक है, पूरा शहर तो नहीं जानता था उनको जी। तमेर साहब हमारा चुनाव लड़े थे, महापौर बने थे, उनको क्या पूरा शहर जानता था? लेकिन वोट दिया ना उन्होंने उनको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जाती है, चेहरा देखा जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चेहरे को नकार दिया जाता है, लेकिन कोई भी नया प्रत्याशी कोई भी दल का हो, वो जब खड़ा होगा तो उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग जानते हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्टी वाला कमान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खो दिया? एक एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार के विधायक हैं अरुण वोरा साहब, इस बार बीजेपी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि एक अच्छा उम्मीदवार, वो दमदार उम्मीदवार वो जनता को दे शहर की और जीत हासिल करे वो उम्मीदवार। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि ये मैं मानता हूँ कि हर मिट्टी को मूर्ति बनने का हक है, लेकिन जब वो मूर्ति बन जाती है किसी मिट्टी की जी, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी उसकी पूजा करता है। अब जब उम्मीदवार घोषित हो चुका है, कोई भी जितने भी उम्मीदवार यहाँ पर थे वो अब कार्य पे लग गए हैं। आपने पोस्ट भी देखी होगी कि जितने भी उम्मीदवार पहले जो कर रहे थे, दावा पेश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उम्मीदवार पेश हुआ, जैसे ही उम्मीदवार अधिकृत हुआ, उसके बाद सभी के सभी लोग उसको जिताने में लग गए। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की खूबसूरती है कि वो अपने विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मैं कप्तान रहूंगा तभी इंडिया जीते, ये मैं जरूरी नहीं है कि मैं अगर बैटिंग अच्छी से करूंगा तो ही मतलब मेरी टीम जीतनी चाहिए ना। हम एक टीम वर्क के हिसाब से चलते हैं और टीम को हम जिताने का ही लक्ष्य रखते हैं। खुद हम सेंचुरी मार पाए या ना मार पाए, लेकिन हम टीम को जिताने का ही लक्ष्य रखते हैं। ठीक है, बीजेपी ने अपने हर बड़े चेहरे को इस बार मैदान पे उतारा है। मैडम सरोज पांडे कहीं नहीं दिखी। आप तो काफी करीबी हैं उनके, बताइएगा ऐसा क्या रणनीति है? मैडम को क्या बनाना चाह रहे हैं? सभी लोग करीबी हैं जी। और दूसरी बात, हर पूरे जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, वो बहुत ही आदरणीय सरोज दीदी के बहुत ही चाहते हैं। और रही बात सांसदों की, तो सभी सांसदों की टिकट नहीं दी गई है, सिर्फ 4 सांसदों को दी गई है। लेकिन मैंने कहा कि बड़े चेहरे नहीं, बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं जिनको लोग जानते हैं। नहीं तो हर क्या जो 4-5 सांसदों को टिकट नहीं दी गई। जो लोकप्रियता सरोज पांडे मैडम की, और काफी आपके पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी बातें भी कर रहे थे कि इस बार सरोज दीदी का टिकट फाइनल है दुर्ग शहर से। सुनिए, बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का। नहीं ठीक है कि नहीं? तो वहां पर भी जिम्मेदारियां हैं, और वो तो 90 की 90 विधानसभा सीटों से लड़ रही है, वो उनका दायित्व अलग है। एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। तो किंग मेकर की भूमिका में जो हमारा संगठन है वो लगा रहता है, ठीक है। और हम सब वैसे ही सरोज पांडे जी भी उसी में लगी हुई हैं, और दूसरे सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि और दूसरे लोग भी इसी में लगे हुए हैं। क्योंकि उपाध्यक्ष तो रमन साहब भी हैं, सरोज मैडम भी है, उनको अपने संगठन में रखा। पार्टी कुछ नया सोच रही है उनको? नहीं, देखिए, रमन सिंह जी शुरू से लड़ते हुए आए हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो मतलब चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि अगर वो नहीं लड़ते होते तो पार्टी कहीं और दायित्व दे देती उनको। और अभी राज्यसभा सांसद का कार्यकाल पूरा खत्म भी नहीं हुआ है। अच्छा, साझा विधानसभा सीट बीजेपी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक मारा, जो पीड़ित थे, जो 2 गुटों के बीच में लड़ाई में एक भुवनेश्वर साहू नाम की लड़की की हत्या कर दी गई, उनके पिता को आपने मौका दिया आप लोगों ने,
ये किस तरह की नई राजनीति की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है? देखिए नवीन जी, जो परिपाटी चल रही थी ना पिछले 5 सालों में, ये पहली घटना नहीं हुई थी कि जो बिरनपुर में साहू समाज का एक नव युवक इसमें शहीद हो गया। ठीक है, ये पहले भी उसके 1-1.5 महीने पहले भी जब वहां पर मेला लगने वाला था तो वहां पर गंदगी मचाई गई एक दिन पहले कि ये मतलब आयोजन ना हो पाए। और उसके पहले भी 1-2 मीटिंग्स हुई समाज की कि, और ये फेलवर जो था, ये फेलवर जो था वो लोकल प्रशासन का था, ठीक है, वहां के जनप्रतिनिधि का था। एक युवा की लाश जलती रही और उसके बाद उसका पिता रोते रोते ये बोल रहा है, बयान दे रहा है कि रविंद्र चौबे का आदमी ने भड़काया उन लोगों को और बोला, ये शब्द है उसके कि मारो सालो तेलियों को, ये शब्द हैं। और उसके बाद आप उनको पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दे रहे, उसका बयान नहीं लेने जा रहे। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि साहू समाज के सबसे बड़े नेता जो ताम्रध्वज साहू माने जाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के साहू समाज के नेता रह चुके हैं, जी, बड़े चेहरे। साहू समाज का बच्चा दुख होता है वहां पर साहू समाज के घर में, तो वो आज तक वहां पर दुख बांटने भी नहीं गए, अपनी संवेदना प्रकट नहीं करने गए। ठीक है। आप गृह मंत्री हैं जी, आपके क्षेत्र में आपके जिले में मॉब लिंचिंग हो जाती है, आप पूरे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप नहीं गए। ठीक है। मुख्यमंत्री नहीं गए, रविंद्र चौबे नहीं गए, यहां तक कि चारों जो मंत्री हैं, चारों मंत्री जो हैं, चारों मंत्री से कोई भी मंत्री वहां पर नहीं गया। इस तरह की बातें तो काफी बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बड़े नेताओं ने भी कही है, लेकिन साझा विधानसभा में साहू समाज से कोई ऐसा उम्मीदवार, कोई ऐसा आपका कार्यकर्ता आप लोगों को नहीं मिला। आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो किसान व्यक्ति है, गरीब है, उसको राजनीति का आर नहीं पता, तो कैसे आप लोग उसको जिताएंगे? दूसरी, कैसे वो इंसाफ दिलाएंगे? ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही, पूरे इंडिया में, या पूरे सब नाराज नहीं होंगे? पूरे इंडिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जो राजनीति में पहले जिनकी पृष्ठभूमि नहीं थी, वो अचानक आते हैं और देश के लिए, प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। ये एक उदाहरण है कि मजबूर आदमी को मजबूत बनाना। ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो कोई छोटे मोटे जनप्रतिनिधि भी होते, तो क्या उनके क्या वहां पर उनके घर में ऐसी दुर्घटना होती? क्या उस क्षेत्र को वो संभाल नहीं पाते? ये मजबूर को मजबूत बनाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और जो सोच ना सके कि मैं भी जनप्रतिनिधि बन सकता हूं, एक दबे कुचले जो मतलब बेचारे उस स्थिति में जो रहते हैं, उनको ऊपर उठाना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है। एक चुनावी सीजन है, नवरात्र का समय है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह का मैसेज अगर देना चाहे, दे सकते हैं हमारे माध्यम से? नवरात्र की आप लोग को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा ये जो पर्व है, या हमारी संस्कृति में जितने भी पर्व आते हैं, वो नेगेटिविटी को हटाने के लिए और पॉजिटिविटी को लाने के लिए होते हैं। और वैसे ही हमारा पर्व है राजनीति का, हमारे समाज का, हमारे लोकतंत्र का पर्व है, वो है चुनाव, विधानसभा चुनाव या कोई भी हो। तो इसमें भी हम नेगेटिविटी को हटाएं और पॉजिटिविटी को लाएं, यही हमारी आकांक्षा है और यही आप लोग का दायित्व भी है और यही आप लोग का हक भी है। आने वाले 5 सालों में हम एक दूसरे के ऊपर दोष न मढ़े, अपना दायित्व पूरा करके आए और सही को चुनाव में जिताएं और सही का चुनाव करें, यही हमारी अभिलाषा है। इसी अभिलाषा के साथ आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब।
कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता और हमारे नेता सब पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव में जीत हासिल करने के लिए और सरकार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में। हमारी शुभकामनाएं हैं बिल्कुल ऐसा ही हो। आज के हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही मित्रों। जल्दी मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। साफ काम।